के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी सरगर्मियां अपने परवान पर है, पर चुनाव लड़ने के प्रत्याशियों ने अभी तक अपना खाता भी नहीं खुलवाया है और बिना खाता खुलवाए जमकर खर्च किया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि उनको कोई देख नहीं रहा है। पर निर्वाचन आयोग की पूरी नजरें नेताजी पर है। चुनावी सरगर्मी अपने परवान पर है। कहीं किसी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने प्रचार का काम शुरू कर दिया है, तो कहीं हालत ये है कि किसी ने अभी तक प्रत्याशियों के नाम घोषित ही नहीं किए। इन सभी से परे पार्टियों के नेता इस सोच में बैठे हैं कि जब नामांकन पर्चे भरे जाएंगे तभी खाता खुलेगा, और इसी सोच के साथ हर पार्टी के नेता चुनावी रणनीतियों में खूब पैसा बहा रहे हैं। पर शायद नेतागण इस बात से अनजान है कि उनका खाता खुल चुका है और निर्वाचन आयोग इस पर पूरी नजर रखे है। दरअसल दावेदारी पुख्ता हो जाने के बाद निर्वाचन विभाग की वीडियो सर्विलांस टीम गुपचुप तरीके से नेताजी के हर खर्चे का हिसाब रख रही है। नेताजी अगर झूठ भी बोले तो कोई फायदा नहीं। दावेदारों के प्रचार के लिए लगभग 11 लाख रुपए खर्च करने की छूट है, लेकिन नेताजी के ठाट बाट तो देखिए। नामांकन भरने से पहले ही नेताजी ने चुनाव में बाइकों के धुएं की तरह पैसा उड़ा दिया। सभी विधानसभा सीटों से नेताजी के खर्चों को रजिस्टर किया जा रहा है। जिस दिन से चुनाव की तारीखें घोषित की गई हैं, उसी समय या यूं कहे उसी पल से दावेदारों पर खर्च की लगात बढ़ती चली जा रही है। अब नेताजी अपने दिमाग से भ्रम निकाल दें कि खर्च करो, नामांकन के बाद ही खाता खुलेगा। खाता खुल चुका है और कायदे कानून के साथ उनका हिसाब सुरक्षित रखा जा रहा है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए प्रिया रतूरी की रिपोर्ट। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ हमलावर रुख इख्तियार किया हुआ है। भाजपा मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश प्रवक्ता सतीश लखेड़ा ने अटल खाद्यान्न को लेकर कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। भाजपा की प्रेस वार्ता के आयोजन का सिलसिला करीब 10 दिन से लगातार चल रहा है। इस प्रेस वार्ता में भाजपा कांग्रेस की कमियों और गलतियों को गिनाने का काम कर रही है। अपने इन संबोधनों में प्रतिदिन एक नए प्रवक्ता को सामने कर भाजपा कांग्रेस को नीचा दिखाने में तुली हुई है। आज हुई प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के महंगाई को 100 दिन में कम करने के वादे को झूठा ठहराना था। पार्टी द्वारा केंद्र सरकार से जिस तरह महंगाई रोज बढ़ रही है, उसमें राज्य सरकार द्वारा जिस तरह जनता को राहत दी गई, अटल खाद्यान्न के द्वारा हो या आवश्यक वस्तुओं पर वैट कोई छूट देकर हो, आटा, मैदा, सूजी और कपड़ों पर, और उसके अलावा पेट्रोल उत्पाद जो 2-3 बार बढ़े हैं और उसमें राज्य सरकार ने राज्यांश को घटाया है, तो इस तरह की राहत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आम जनता जो महंगाई से पीड़ित है उसको राहत दी है। जहां एक तरफ भाजपा कांग्रेस के कुकर्म गिनाने पर उतारू है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ताओं की आवाज अपनी पार्टी की वाहवाही करते हुए नहीं रुकती। जहां हर मुख्य आरोप के चलते भाजपा की प्रेस वार्ता का सिलसिला अभी भी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है। अब कांग्रेस की इस चुप्पी को कांग्रेस का डर माने या कार्यकर्ताओं की व्यस्तता के चलते आरोपों को नजरअंदाज करना, बहरहाल यह समझ के बाहर है। और साथ ही हम सवाल करते हैं कि केंद्र सरकार जो निरंतर महंगाई बढ़ा रही है, वे क्यों नहीं अटल जी के शासनकाल के समय की नीतियों को प्रारंभ करते हैं। आज केंद्र सरकार यूपीए 2 के कार्यकाल में एक और राशन सड़ रहा है, दूसरी ओर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और चीज़ें उपलब्ध होने के बावजूद भी कालाबाजारी की जा रही है, बाजार से सामान गायब है, जबकि एक समय अटल जी के लाइनें गायब थी। जनता को उपलब्ध कराती है। अगर भारत सरकार के द्वारा इस तरह की चीज़ें जब भी हुई हैं, तो सरकार ने उसे संज्ञान में लाया गया है और अब उसके बाद कड़ी निगरानी की जा रही है। और आपकी जानकारी में हो कि उसके बाद हमारे खाद्य मंत्री ने भी बताया था कि जो राशन आया था वो वापस किया गया और उसके बाद निरंतर ये सेवा बहाल है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ताओं ने लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा हुआ है। अब देखना है कि इस जुबानी जंग का कितना असर आगामी चुनाव में देखने को मिलता है। सौभाग्य मिथिला के लिए उत्तराखंड देहरादून से गौरव पंत और सागर चांदना की रिपोर्ट। बसपा नेता मनोज शर्मा ने ब्राह्मण खाला के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वहां के निवासियों के साथ डीएम को ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि सरकार की बिजली विभाग द्वारा वहां की तमाम जनता से पैसे लेकर बिजली लगाने के नाम पर रसीदें दी गई है,
परंतु आज तक वहां के क्षेत्रवासी बिजली पानी से महरूम हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि वहां तमाम बस्तियां अवैध हैं। अगर ऐसा है तो विभाग द्वारा पैसे लेकर रसीदें देने के बावजूद बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। 8-9 साल से बसा हुआ है और इसमें बिजली पानी की समस्या थी। अभी हम आए हैं डीएम साहब के यहाँ, तो ये बता रहे हैं कि ये जो है बस्ती अवैध है और ये रसीद काट रखी है पिछले 1 साल से बिजली विभाग ने बिजली लगाने के लिए। और अब कटने के बाद गरीब का पैसा सरकार खातों में तो जमा करा लेती है गवर्नमेंट की, और जब ये बिजली के लिए आते हैं तो कह रहे हैं अवैध है। जो अवैध थी तो ये रसीद क्यों कटी? ये रसीद नहीं कटनी चाहिए थी गवर्नमेंट की। और किन अधिकारियों ने काटी उन पर कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए और इन लोगों को वैध किया जाए। भाई हमारा तो वैसे भी नारा है कि गरीब लोगों को घर भी देना है, बिजली पानी भी देना है और मकान। सिख धर्म के लोगों ने गुरु पर्व का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। गुरु पर्व के मौके पर सिख धर्म के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर संपूर्ण क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अनेक करतब दिखाए गए। राजधानी देहरादून में हिंदी भवन में फिलिस्तीन पर किए जा रहे अत्याचार को रोकने के लिए हिंदी भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें खुर्शीद अहमद ने कहा कि इस्राइल में मुसलमानों के इस तीसरे सबसे पवित्र स्थान पर कब्जा कर लिया है और इस मस्जिद को बर्बाद करने के लिए इस्राइल की सरकार रोजाना कुछ ना कुछ करती रहती है। उन्होंने मांग की है कि फिलिस्तीन को 1967 के आक्रमण को स्वतंत्र किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संसार में अभूतपूर्व अशांति का दौर इस्राइल सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण आ सकता है। इसके लिए पूरा विश्व समाज जिम्मेदार होगा। हमारी बैठक के अंदर फ़लस्तीन में जो इस्राइल के ज़रिए जुल्म व सितम किए जा रहे हैं, बैतुल मक़दिस की बेहुरमती की जा रही है, वहाँ की मस्जिदों को जलाया जा रहा है, मस्जिदों को म्यूज़ियम में तब्दील किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आज आवाज़ उठाई है। और वही हमारा नज़रिया था कि जुल्म व तशद्दुद बंद होना चाहिए और जो क़िबला अव्वल की पूरी हिफाजत होनी चाहिए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत होनी चाहिए। और यही डिमांड हमारी इस्राइल गवर्नमेंट से है, UN से है, क्योंकि रेजोल्यूशन पास होने के बावजूद भी आज तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं किया जा रहा है, जबकि यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास होकर के उसको फ़लस्तीन आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया गया है। और इसके अलावा जो आपका यूनिसेफ है उसने ऑलरेडी मान लिया है कि ये फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है। इसके बावजूद भी इस्राइल और अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उसी तरह से जुल्म बराबर निरंतर तौर के ऊपर किए जा रहे हैं। प्रदेश के जंगलों में आतंक का पर्याय बन चुके वन तस्करों के निगाहें अब राजधानी के पार्कों पर है। ताजा मामला दून के गांधी पार्क का है, जहां तस्करों ने 2 हरे भरे पेड़ों को काट दिया, जिससे पर्यावरण प्रेमियों में खासा आक्रोश है। राजधानी में गांधी पार्क ही इकलौता ऐसा पार्क है जहां पर लोग कुछ पल सुकून से बिता सकते हैं। मगर अफसोस की बात है कि करीब 70 बीघे जमीन पर विस्तारित पार्क अब अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। ना तो पार्क की हिफाजत करने की जिम्मेदारी संभाल रहे नगर निगम को गांधी पार्क के खस्ताहाल स्थिति की चिंता है और न ही यहाँ सैर करने वाले लोगों को। हालत यह है कि दिन के उजाले में पार्क में असामाजिक तत्वों का बोलबाला रहता है और रात के अंधेरे में शराबियों का जमघट। यही वजह है कि सभी लोग अब गांधी पार्क में जाने से पहले परहेज करते हैं। वजह है नगर निगम की लापरवाही। पार्क में आने जाने वाले लोगों की निगरानी के लिए ना तो सुरक्षा गार्ड तैनात है और ना ही प्रवेश के लिए उचित मानक। पार्क के अंदर कदम कदम पर छोटे बड़े गड्ढे, कूड़े के ढेर, पेड़ों की सूखी टहनियां, पॉलिथीन के रैपर आदि यहां आने जाने वालों का मुंह चिढ़ाती है। अपने को INT सर्जन से कमतर न आंकने वालों का भी गांधी पार्क के जमावड़ा लगा रहता है। एस्ले हॉल के ठीक सामने क्षतिग्रस्त 15 मीटर लंबी दीवार भी पिछले 1.5 साल से दुर्दशा के आंसू बहा रही है। कोई भी दीवार को फांद कर पार्क के अंदर बाहर प्रवेश कर जाता है। माना जा रहा है कि शनिवार रात्रि को पेड़ काटने वाले तस्कर इसी क्षतिग्रस्त रेलिंग से अपना साजो सामान लेकर पार्क में पहुंचा है। गांधी पार्क की शोभा बढ़ा रहे पेड़ों पर साल की आखिरी रात भारी रही। एक तरफ
पूरा शहर 31 के जश्न में डूबा था, वहीं वन तस्कर गांधी पार्क में हरे पेड़ों पर आरियां चला रहे थे। बताया जा रहा है कि वन तस्करों ने गांधी पार्क में खड़े कपूर के इन पेड़ों को चंदन के पेड़ समझकर आरियां चलाई। औषधीय उपयोग के ये दोनों कटे हुए पेड़ पार्क में ही पड़े हुए हैं। इस मामले में मेयर विनोद चमोरी ने 2 चौकीदारों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। कल मुझे जानकारी मिली थी, मौके पे गया भी था मैं, तो उसमें 2 पेड़ कपूर के कटे हैं जो बताया जा रहा है। अब उसमें FIR लॉन्च हुई है, अब उसकी जांच होगी। जो भी ये तो अपराध है, जो भी अपराधी होगा उसके ऊपर पुलिस संज्ञान लेगी, कार्रवाई करेगी। और ये कल की बात है, तो मुझे लगा संभव तो परसों रात को ये काटा गया होगा। और पहले भी एक बार 2008 में वहाँ पर इस तरह घटना हो चुकी है। मैंने यहाँ विभाग को कहा है जो संबंधित चौकीदार थे जिनकी जिम्मेदारी है तो उनके ऊपर कार्रवाई करें, और साथ में उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस से बात करके करें, क्योंकि गांधी पार्क बहुत बड़ा है, 70 बीघा जमीन है, तमाम पेड़ वहाँ पर हैं, झाड़ियाँ वहाँ पर हैं, तो वहाँ आपराधिक गतिविधियाँ भी संभव तो होती होंगी। तो पुलिस को भी चाहिए उसकी चौकसी रखे, और साथ में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि उसको आउटसोर्स करके उसका मेंटेनेंस और उसकी सुरक्षा को हम लोग उसकी व्यवस्था बनाएं। गांधी पार्क का रखवाला ही पार्क की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। पार्क में क्या हो रहा है और क्या होना है, नगर निगम प्रबंधन को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर नगर निगम का यही रवैया बरकरार रहा तो एक दिन गांधी पार्क के सारे हरे भरे पेड़ तस्कर यूं ही एक एक कर गायब कर देंगे और नगर निगम मेयर और उनके लापरवाह नौकरशाह कार्रवाई की ही बात करते जाएंगे। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए राकेश कंडवाल और सागर चन्ना की रिपोर्ट। यही कुछ हाल घंटाघर चौक स्थित पीपल के पेड़ का भी है, जो सरकारी उपेक्षा के चलते अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। देहरादून के पर्यावरण को लेकर MDDA और नगर निगम हमेशा से ही लापरवाह रहा है। इस लापरवाही के चलते घंटाघर स्थित विशाल पीपल का पेड़ करीब 1 महीने से आधा टूटकर सड़क पर गिर पड़ा है। शासन के नुमाइंदे इस राह से रोजाना गुजरते हैं, फिर भी किसी का ध्यान इस टूटे पेड़ पर नहीं जाता। लग रहा है वो पीपल का पेड़ कहीं रास्ते में आया होगा, जब JCB वगैरह जा रहा था उससे वो टूटा होगा, और उसकी प्रोनिंग होनी चाहिए, उसको छटाई तो होनी चाहिए उसको, क्योंकि बहुत बढ़ गया, तरतीब बढ़ रहा है, तो कम से कम उसको थोड़ा व्यवस्थित करें ताकि वो सुंदर लगे, और उसकी प्रोनिंग करनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैंने बोला भी अधिकारियों को, उनसे बात करें ताकि इसको, क्योंकि आगे आपने देखा वो दुकानों के ऊपर भी उसकी टहनियाँ चली गई हैं। कल अगर इस तरह कोई गिरता है तो कोई हादसा भी हो सकता है, तो उसकी प्रोनिंग करनी बहुत जरूरी है। उसकी व्यवस्था में देखिए कि वहाँ पे बिल्कुल मलबा जो है सड़क पर फैला हुआ है, पेड़ की टहनियाँ गिरी हुई हैं, उसकी सफाई कोई नहीं। वहाँ मुझे लग रहा है आजकल क्योंकि काम चल रहा है वहाँ पर सबका फोकस तो चक्रोता रोड पर है, तो पूरा क्षेत्र अव्यवस्थित सा हो रखा है, तो इसलिए संभव तो उसको नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन मुझे लगता है चक्रोता रोड का मामला निपट जाएगा, क्योंकि पूरे डिमोलिशन हो जाएंगे, उसके बाद हफ्ते भर के अंदर वहाँ सब व्यवस्था ठीक होती दिखेगी। धार्मिक माने जाने वाला पीपल का पेड़ का यह हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर के अन्य पेड़ पौधों का क्या हाल होगा। अगर शहर में ऐसी घटनाएं रोजाना दिखें तो यहाँ आने वाले सैलानियों पर शहर की सुंदरता के विषय में क्या ही छाप पड़ेगी। एक तरफ नगर निगम शहर की सुंदरीकरण के लिए कई वादे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर घंटाघर के सौंदर्यीकरण के लिए 36 लाख का बजट पास किया गया है, जो कि आज भी धरातल पर नजर नहीं आता। अब इसी नगर निगम के झूठे वायदे माने या काम में हो रही देरी। बहरहाल यह एक काफी संवेदनशील सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। सौभाग्य मिथिला के लिए उत्तराखंड देहरादून से गौरव पंत और सागर चांदना की रिपोर्ट। भले ही मुख्यमंत्री BC खंडूरी की ताजपोशी के साथ कोटद्वार से उनके चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट की शुरू हो गई है, लेकिन इस हॉट सीट कोटद्वार में भाजपा प्रत्याशी की तस्वीर कुछ हद तक साफ होने लगी है। कोटद्वार सीट से पैनल में CM BC खंडूरी का नाम पहले नंबर पर है। सूत्रों के अनुसार CM BC खंडूरी ने भी अपने पसंदीदा सीटों में कोटद्वार को पहले स्थान पर रखा है, जिससे वर्तमान विधायक शैलेंद्र रावत की परेशानियां बढ़ गई हैं। पूर्व CM के करीबी माने जाने वाले रावत का टिकट काटने का संगठन के पास कोई आधार नहीं है। आज की इन खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना सुबह 9, शाम 6:30 और 8:30 बजे आपका अपना न्यूज़ चैनल सौभाग्य मिथिला।